हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत के प्रमुख साहित्यिक रचनाएं, उनके रचनाकार तथा उन रचनाओं से संबंधित विशेष तथ्य। देखते हैं सबसे पहली रचना कौन सी है। तो सबसे पहली रचना है अष्टाध्यायी। ये रचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके जो राइटर हैं, रचनाकार हैं, उनका नाम है पाणिनि। क्या नाम है? पाणिनि। और ये बुक यानी ये रचना व्याकरण से संबंधित है। ये जो अष्टाध्यायी रचना है या बुक है, ये विश्व की व्याकरण पर लिखित पहली बुक है। इस फैक्ट को भी याद रखें, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। और ये बुक संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो साथ ही साथ में इसकी जो लैंग्वेज है वो भी हम ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि अष्टाध्यायी बुक किस भाषा में लिखी गई थी। तो संस्कृत भाषा की ये बुक है। सेकंड देखते हैं मुद्रा राक्षस। इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है विशाख दत्त। और ये बुक मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी देती है। तीसरी है महाभाष्य, जो कि अष्टाध्यायी पर टीका है। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है अष्टाध्यायी का टीका, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? अभी आपने पढ़ा है, सबसे पहली बुक हमने कौन सी पढ़ी है? अष्टाध्यायी। तो ये जो महाभाष्य बुक लिखी गई है वो इसी के ऊपर, ये जो अष्टाध्यायी है इसी के ऊपर बेस है, यानी इसी के बारे में टीका टिप्पणी की गई है महाभाष्य बुक में। ठीक है, अष्टाध्यायी टीका का मतलब यहाँ पे इसी से है कि ये जो महाभाष्य बुक है ये अष्टाध्यायी पर टीका टिप्पणी करती है। और इस बुक के जो रचनाकार हैं उनका नाम है पतंजलि, जो कि प्राचीन भारत के एक महान विद्वान हुआ करते थे। और ये बुक पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश का एक प्रतापी और महान शासक था। उसके बाद में इन्हें हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट दोनों हैं नहीं, सिर्फ उन्हीं को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में लगातार पूछी जा रही हैं। उसके बाद में देख लेते हैं अर्थशास्त्र। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, मतलब जो भी इसमें बुकें दी गई हैं तो ये जो अर्थशास्त्र ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ये आ चुकी है। तो अर्थशास्त्र, इसका विषय क्या है? तो इसका विषय राजनीति है। नाम से लगता है अर्थशास्त्र कि अर्थशास्त्र से संबंधित होगी, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये राजनीतिक शास्त्र से या कह ले राजनीति से संबंधित है। और इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम कौटिल्य या फिर चाणक्य है, क्योंकि कौटिल्य का नाम भी चाणक्य ही है। तो ऑप्शन में यदि कौटिल्य ना दे के चाणक्य दिया जाता है, फिर भी ऑप्शन चाणक्य ही सही होगा। ठीक है, और आपको पता होगा जो चंद्रगुप्त थे उनके जो दरबारी नहीं, उनके जो मंत्री थे वे कौन थे? वे चाणक्य ही थे या फिर कौटिल्य थे। तो इन्होंने ही, यानी कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र बुक में जो मौर्य भाई, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनके प्रशासन के बारे में ये बुक जानकारी प्रदान करती है कि एक राजा को किस प्रकार से शासन करना चाहिए, किस प्रकार से वो शासन करेगा तब वो सफल होगा। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ अपने सिद्धांत दिए हुए हैं किस बुक में? अर्थशास्त्र बुक में। इसे एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं, कि यहाँ से यदि किसी भी टाइप का क्वेश्चन बनता है तो वो हमसे हो जाना चाहिए। इस किताब का नाम है अर्थशास्त्र और ये किताब कौटिल्य या चाणक्य ने लिखी है। और इस किताब में
जो मौर्य काल के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके प्रशासन या कह लें उनका जो साम्राज्य है उससे संबंधित जानकारी प्रदान करती है। और ये किताब राजनीति से संबंधित है, ना कि अर्थशास्त्र से। ठीक है, ये भी साथ में ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। अर्थशास्त्र किताब किस विषय से संबंधित है, तो एक ऑप्शन उनमें से अर्थशास्त्र भी दिया जाता है जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मालविकाग्निमित्रम। ये इसके रचनाकार हैं वो कालिदास हैं। कालिदास ने कई बुकें लिखी हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम एक ही पढ़ेंगे। तो इस बुक में किसके बारे में जानकारी है? शुंग वंश के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। फिर देख लेते हैं मृच्छकटिकम, उसके नीचे वाली है मृच्छकटिकम, और इसके जो लेखक हैं वे हैं शूद्रक। और इस बुक में गुप्त काल के समय में जो समाज था उसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से गुप्तकालीन समाज में जो सती प्रथा थी या जो विधवा प्रथा थी वो थी या नहीं थी, मतलब समाज के बारे में वर्णन करती है ये बुक मृच्छकटिकम। ठीक है, ये भी हो गई। फिर देख लेते हैं हर्षचरित। हर्षचरित जो कि बाणभट्ट के द्वारा रचित है, और ये बुक किसके बारे में? हर्ष की उपलब्धियों के बारे में वर्णन करती है। इसे ऐसे याद रखिए, जो बाणभट्ट ये एक लेखक थे और ये हर्षवर्धन जो कि एक शासक हुए हैं, महान शासक हुए हैं, उनके दरबारी कवि थे। कौन? बाणभट्ट। और इन्होंने इसीलिए अपने राजा, क्योंकि भाई ये तो राजा हुआ ना, हर्षवर्धन, ये क्या हुआ? ये राजा हुआ। तो बाणभट्ट ने अपने राजा की जो उपलब्धियां थी उसके बारे में ही हर्षचरित्र किताब में उन उपलब्धियों का क्या किया है? बखान या फिर व्याख्यान किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो बाणभट्ट थे वे किसके दरबारी कवि थे? तो वे हर्षवर्धन जो कि एक प्रतापी शासक हुआ है उसके दरबारी कवि थे। और ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो हर्षवर्धन, और यहाँ पर भी किताब में भी मतलब उनकी जो रचना है उसमें भी हर्ष लगा हुआ है, तो ऐसे भी लिंक करके याद रख सकते हो। उसके बाद में है रामचरित। यहाँ पे ध्यान रखना रामचरित है, रामचरितमानस नहीं है। और इसके जो लेखक हैं वो संध्याकर नंदी हैं। और ये बुक बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा से संबंधित है, यानी जो बंगाल के शासक थे रामपाल, उनके ऊपर ये बेस है। फिर है नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो। इस बुक के बारे में यदि आपने हिंदी पढ़ी होगी तो फिर तो पढ़ा ही होगा। तो ये किसने लिखी हुई है? ये लिखी हुई चंद बरदाई ने। और ये बुक जो पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियां हैं उनके बारे में वर्णन करती है, क्योंकि जो चंद बरदाई थे ये ठीक इन्हीं की तरह, किनकी तरह? अभी हमने बाणभट्ट की बात की है, इन्हीं की तरह ये पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। और इसीलिए इन्होंने अपने जो इनका जो राजा था उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है, और इसीलिए इनकी जो रचना है उसका नाम पृथ्वीराज रासो पड़ा, क्योंकि इसमें पृथ्वीराज से संबंधित बातों को बताया गया है। अब देख लेते हैं लास्ट। तो लास्ट कौन है? राजतरंगिणी। इसके लेखक है कल्हड़। और ये बुक बात करती है कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी। दोस्तों आज बस इतना ही, क्योंकि आज बहुत छोटा वीडियो है।